नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो बीएड फर्स्ट ईयर यानी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की है। और ये जो पेपर कोड है आपका बीएड 214 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। और ये थर्ड पेपर है। इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होता है कितना, 180। आपको ध्यान में ये रखना है कि टोटल प्रश्न होते हैं 100, जिनमें से करने होते हैं हमें 75 क्वेश्चंस, ठीक है। कितने करने होते हैं दोस्तों? 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ध्यान देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब शुरू हुआ था? तो भाई साहब 1997 में, 1927 में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1927 में पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ है अंतवैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य। अंतवैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ठीक है। तो भैया पहला दिया रीजनिंग, संबंध निर्माण, तो संबंध निर्माण यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर दिया हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से भी शामिल है, जैविक रूप से भी शामिल है, सामाजिक रूप से भी शामिल है, यानी आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है? कौन सा ऐप? दीक्षा। तो पाठ सामग्री तो भाई पढ़ाने वाली तो है ही, प्रश्न बैंक बिल्कुल होते हैं, ऑडियो वीडियो है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर पे पीएम ई विद्या। अब सभी को बेहतर दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, पीएम ई विद्या चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? पहला दिया है स्वयं प्रभा के द्वारा, दूसरा दिया है ज्ञान प्रभा के द्वारा, तीसरा है स्वयं के द्वारा, और चौथा है ज्ञान भारती के द्वारा। तो भाई साहब ये स्वयं प्रभा के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? ठीक है। तो रेड एफएम जो है वो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा प्रसारित नहीं किया है। आपने पढ़ा होगा जब ऑल इंडिया रेडियो बजता था तो रंग भारती, ठीक है, एफएम रेनबो, विविध भारती सब चलता था, एक समय हुआ करता था। अब तो जो है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम सारे जो है चैनल्स वगैरह यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, इसलिए अब इसकी कोई आवश्यकता ज़्यादा रही नहीं है, तो रेडियो धीरे धीरे कम हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, साइट का पूरा नाम, मतलब जिसको हम साइट बोलते हैं ना कि ये साइट है, कौन सी साइट है, तो उसका पूरा नाम क्या होता है? तो उसका पूरा नाम होता है भैया, ए नंबर है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, और हाँ एक चीज़ और, पिछला जो वीडियो डाला था उसमें देख लीजिएगा, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, रैम लगी होती है, किस पे लगी होती है? तो भाई साहब ये मदरबोर्ड पे लगी होती है, ठीक है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम। बेमेल छांटिए, बेमेल छांटने का मतलब कि हमें अलग छांटना है, क्या होगा? ठीक है। तो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, ये क्या होती हैं? फ़ोटोज़ को हम करते हैं ना, पीएनजी फॉर्म में होता है, फिर जेपीईजी होता है, जेपीजी होता है, और ये डी ऑप्शन जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। ये हम लोग फ़ोटो के फॉर्म में ये नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है इंटरनेट की गति को मापा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट की गति को कैसे मापा जाता है? तो एमबीपीएस, ठीक है। देखा होगा कितने एमबी डाटा खर्च हुआ है ना, कैसे चलती है, तो केबीपीएस में भी चलती है और एमबीपीएस में। अगर केबीपीएस होता तो वो भी सही होता, एमबीपीएस है तो एमबीपीएस होगा। फिर नेक्स्ट दिया है इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूरा नाम। तो यूआरएल का पूरा नाम भाई साहब क्या होता है? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये काहे का होने वाला है? तकनीकी परिप्रेक्ष्य का, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल। तो यूआरएल का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम प्रक्रिया एवं संधियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? तो प्रॉक्सी सर्वर इस सर्वर का प्रकार है, फाइल सर्वर ये भी है, मेल सर्वर ये भी है, हॉट सर्वर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा आईसीटी का दोष है? आईसीटी का दोष, ठीक है। तो लिखा है सूचना का तेज प्रसार, विश्व एक वैश्विक गांव बन रहा है, गति से फैल रही अफवाह। ये आपका क्या है? आईसीटी का दोष है। कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, गूगल। गूगल भाई एक ब्राउज़र नहीं है, ये ब्राउज़र हैं, गूगल क्या है? गूगल ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। कह रहा है इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल। इग्नू ने कौन सा शैक्षिक चैनल शुरू किया है? तो वो है ज्ञान दर्शन। फिर कह रहा है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस कौन सा है? तो देखा होगा शैक्षणिक संस्थाएं मतलब जो भी होती हैं, स्कूल कॉलेजेस जो भी होते हैं, उनमें साइट जो होती है उनमें क्या होता है? .edu लिखा होता है, ठीक है ना, एजुकेशन से मिलके बना होता है ये। नेक्स्ट दिया है suresh@hotmail.com का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन ए है सुरेश प्रयोगकर्ता का नाम है, हॉटमेल संगठन का नाम है जो ईमेल सेवा प्रदान की जाती, कॉम से अभिप्राय व्यापारिक संगठन से। तो भाई सही है सब कुछ, ठीक है। इसमें सुरेश भी है, हॉटमेल भी है और कॉम का भी मतलब। www का अर्थ सभी को पता होगा क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फिर लिखा है नेक्स्ट 21 में CAI का पूरा अर्थ क्या है? CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेंट और इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंप्यूटर असिस्टेंट नहीं, असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट दिया है सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है, ठीक है, तो कौन है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर लिखा है असिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है, तो ये है ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है किसी संस्थान में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया जाता है, किसका? तो लैन का उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट दिया है 25 में एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहां से आप NCERT की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है वो? ई पाठशाला। क्या है? ई पाठशाला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है WBL का पूरा नाम, तो वेब बेस्ड लर्निंग, ठीक है, वेब बेस्ड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? तो फ्लिप्ड शिक्षण अधिगम ये प्रकार है, मिश्रित शिक्षण अधिगम, ठीक है, ये भी एक प्रकार है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी है, सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम ये नहीं है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा डी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है शिक्षण ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा गतिविधियों के संयोजन के उपयोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरस्थ शिक्षण, इसको नहीं कहा जाता है मिश्रित शिक्षण, भाई ये कहा जाता है, ठीक है। फिर लिखा है एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं और क्षेत्रों भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है। तो कौन बनाता है? गूगल एक्सपीडियंस, ठीक है, गूगल एक्सपीडिशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है? कहाँ पे? तो आभासी कक्षा में, भावात्मक, ठीक है। नेक्स्ट दिया है केबल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है? केबल टीवी नेटवर्क, मैन। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो याहू। कौन सा? याहू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है? तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा? आभासी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि हम लोग देखते हैं वर्चुअल मीटिंग जैसे होती है ना ऑनलाइन पे, वही जूम पे हो जाती हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है 34 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है?
ठीक है। तो किसी व्यवसाय में रहकर भी अध्ययन संभव है, ये आभासी यानी वर्चुअल होता है। ठीक है, आप कहीं भी हैं आप पढ़ सकते हैं। किसी भी समय में स्थान पर शिक्षण देना संभव है, ये भी वर्चुअल से होता है। ठीक, उसने पूछा नहीं है। छात्रों का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है फ्लैंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है? शाब्दिक को। किसको? शाब्दिक को। फिर लिखा है किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? तो पहला है सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, संरचना और अनुदेशन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक प्रणाली। नेक्स्ट दिया हुआ है 37 नंबर, देखिए 37 में है शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है? तो भाई ये एक प्रणाली होती है सहायक प्रणाली। नेक्स्ट दिया है किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? तो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में। ठीक है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया है, किसने दिया है 39 नंबर? तो डीवी और किलपैट्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 किसने दिया है ये वाला अन्वेषण? तो डीवी तथा किलपैट्रिक। नेक्स्ट है फ्लैंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतः प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है? ठीक है, तो उद्देश्य का, किसका? उद्देश्य का। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है वैन, जैसे लैन होता है वैसे वैन होता है। वैन का पूरा नाम क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर लिखा है पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित हैं। क्या आधारित है पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर? संप्रेषण मनोविज्ञान। नेक्स्ट दिया है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? डेविड आसुबेल। ठीक है, डेविड आसुबेल। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? तो प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? सूचना प्रक्रिया स्रोत से। ठीक है, सूचना प्रक्रिया स्रोत से। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो वो थे ब्रूनर। कौन थे? ब्रूनर। नेक्स्ट दिया है 47, छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दिया है शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है। तो किस में की जाती है भाई? संरचना में। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर कि इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? ऑप्शन क्या क्या हैं? तो इधर देखते हैं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो 50 रहने वाले हैं। चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा फिर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था ऊपर? इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? तो वो अनुदेशन प्रणाली, क्योंकि जो भाग है वो क्या क्या है? सहायक प्रणाली, ये भी भाग है। ठीक है, अगर हम इसको सही से बात करें तो ये भाग नहीं है, बाकी ये भी भाग है, सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली और संरचना, तीनों भाग हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का क्वेश्चन है, ब्रूस जोइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने परिवारों में विभक्त किया है? तो भैया जो ब्रूस जोइस थे इन्होंने क्या किया था? आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को 4 परिवारों में विभक्त किया था। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कारण उसका ये है कि 100 क्वेश्चन एक साथ पढ़ना सभी के लिए आसान नहीं होता है, तो हमने आपको 50-50 क्वेश्चन 2 बार में करा दिए हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो ये आपको अभी देखने को मिलेगा और इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में आपको सेकंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा, यानी 51 से 100 तक का। और ये याद रखिए कि अगर आपने इसका उपयोग कर लिया, इसको पढ़ लिया कायदे से, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन इससे फंसने वाले हैं। ठीक है, और एक वीडियो और इसमें हम लाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपके इसके जो फुल फॉर्म होंगे। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होंगे?
फुल फॉर्म वो रखे जाएंगे। जैसे लैन का क्या होता है, वैन का क्या होता है, WWW का क्या होता है, ठीक है ना। तो ये वगैरह वगैरह जो भी हैं इन सब को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।